ओके, अपने थोड़ा सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में बातें कर लेते हैं। जिस ग्रुप को हम पढ़ने वाले हैं उसमें कितने सब्जेक्ट है, किस टाइप के पेपर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो वी वुड बी स्टार्टिंग विद अपने सीएस में ना एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप 2 में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। हम जो स्टार्ट करेंगे वी वुड बी डूइंग विद ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट्स आर CMSL, ECIPL एंड टैक्स। ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं ग्रुप 2 में। अब ये सारे पेपर CS, EET, इट वाज ट्रस्ट एंट्रेंस, यहाँ पे सारे के सारे पेपर आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। प्रैक्टिकल मीन्स आपके ऐसा प्रोसीजरल बेस्ड, जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। थ्योरिटिकल बेस्ड पेपर होंगे इधर। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CMSL। अब CMSL का फुल फॉर्म है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। आज अभी हम जो इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज CMSL। पूरा का पूरा ये कैपिटल मार्केट पे बेस्ड है और सिक्योरिटीज लॉ पे बेस्ड है। और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी पे भी बेस्ड है और हम लोग ना रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि सिक्योरिटीज लॉ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस थिंग CMSL। अब CMSL के 2 पार्ट्स हैं। पहला है आपका कैपिटल मार्केट, नेक्स्ट है आपका पार्ट क्वाइट। सिक्योरिटीज लॉ एंड बाइफिकेशन इस टाइप से है कि आपका जो कैपिटल मार्केट का पोर्शन है इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं और ये 7 चैप्टर्स आपके 40 मार्क्स के हैं। और यहीं पे आपके सिक्योरिटीज़ लॉ में टोटल 11 चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर आपके 60 मार्क्स के हैं। अब पेपर किस टाइप का आता है, सारा का सारा आपका पेपर आता है MCQ बेस्ड, कुछ भी नहीं है। हमारे पेपर सारे रिटन होंगे और उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके साथ साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये जो क्लास चलेगी अपनी क्लास अराउंड 1-1.5 आवर की चलेगी। हम डेली क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद डेली का डेली हम ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। क्योंकि EET में आप लोगों ने आंसर राइटिंग फॉर्म तो किया ही नहीं है, सिर्फ अपना MCQ बेस था, तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस से सोचा है। इधर अपने को सब्जेक्टिव बेसिस से सोचना पड़ेगा और रेक्टिफिकेशन जैसा नोट वैसे कुछ भी नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। इधर सब कुछ कॉन्सेप्चुअल होता है अपना। स्टार्टिंग विद अपना कैपिटल मार्केट। अब एक एक वर्ड से समझते हैं हम। सबसे पहले आता है सिक्योरिटीज। अपने 2 दिन ना इंट्रोडक्टरी क्लासेस चलेगी। इंट्रोडक्टरी पहले हम सब्जेक्ट से तो फेमिलियर हो जाए, फिर हम मेन कंटेंट पे आएंगे। तो सब्जेक्ट से फेमिलियर होने के लिए ना हमें काफ़ी सारे टर्म्स समझने पड़ेंगे। नो डाउट आप लोगों में से काफ़ी लोगों को टर्म्स आते होंगे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये टर्म्स एकदम न्यू लगे या नहीं आ रहे। तो एक बार हम सबका बेस बराबर हो जाए देन वी कैन मूव फर्दर विद सब्जेक्ट। स्टार्टिंग विद व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इन शेयर अपना स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज का मतलब बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर, ये तो एग्जाम्पल हो गए सिक्योरिटीज के। तो सिक्योरिटीज हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि राइट भी क्रिएट करता है और लाइबिलिटी भी क्रिएट करता है। एनी इंस्ट्रूमेंट दैट क्रिएट्स राइट प्लस लाइबिलिटी। आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना अभी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आई गिव यू टाइम जब आपको नोट डाउन करना है। फॉर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि ओके हम लिख लेंगे, उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लेना। पहले फोकस इधर करो समझने पे। सिक्योर क्या
हाँ, एक बार समझ लेते हैं, नोट डाउन करने के लिए आई वुड गिव यू टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग जॉट डाउन कर रहे हो, तो दो चीज़ें साथ में नहीं हो सकती ना। तो सिक्योरिटी मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि राइट क्रिएट करता है और लाइबिलिटी भी क्रिएट करता है। जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल शेयर इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी। अब शेयर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या राइट क्रिएट कर रहा है और क्या लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। शेयर्स क्या राइट क्रिएट कर रहा है। अगर हमने कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिए तो अपने पास वोटिंग राइट होते हैं और अपने पास किसका राइट है, डिविडेंड का राइट है। और वही कंपनी की लाइबिलिटी है कि पेइंग ऑफ के टाइम पे कंपनी आपको पे ऑफ करेगी अगर उनके पास एंड में पैसे बचे तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम डिबेंचर ले सकते हैं। अब डिबेंचर क्या होते हैं, अपने डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डिबेंचर में क्या राइट्स होते हैं और क्या लाइबिलिटीज होती हैं। हाँ, इंटरेस्ट हमें मिलना ये हमारा राइट है और कंपनी की लाइबिलिटी है कि प्रॉफिट हो या नहीं हो फिर भी कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट अपने समझा सिक्योरिटीज क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स हो गए अपने शेयर्स, डिबेंचर एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने सिक्योरिटीज के। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा शेयर। शेयर आपने कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो 11th-12th में ज़रूर देखी होगी। शेयर की डेफिनेशन क्या थी, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। पढ़ा या नहीं, शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल। अब इतनी बार शेयर 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 आए हैं, हर शेयर का अलग अलग मीनिंग है। शेयर का मतलब क्या है, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। इसका मतलब जैसे मान लो आज आप प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी जो कैपिटल है वो कितने लोगों में डिवाइड होगी, एक ही। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक पर्सन में कैपिटल डिवाइड होगी। वही आपका सोल प्रोप्राइटरशिप छोड़ के मान लो 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, तो ये पार्टनरशिप हो गया। यहाँ पे कैपिटल किन लोगों में डिवाइड होगी, 4 लोगों में डिवाइड होगी। अब यही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कंपनीज का। अब कंपनी में ना, कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं, जो कैपिटल होल्ड करते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ओनर थे, पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स ओनर थे। अब कंपनी को ना बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी के प्रमोटर्स ही सारा पैसा लेके नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं, अपनी शेयर कैपिटल को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। अगर आज आप लोग रिलायंस का एक शेयर होल्ड करके बैठे हो तो आप लोग भी रिलायंस के शेयर कैपिटल के ओनर हो। आप लोगों की ओनरशिप कैसी है, फ्रैक्शनल ओनरशिप। जो आपने शेयर होल्ड किया है, मान लो ये हमारी रिलायंस की कैपिटल है और इट इज डिवाइडेड इनटू मान लो 1 लाख शेयर फॉर द टाइम बिंग। अब 1 लाख शेयर में आपने एक शेयर रिलायंस का होल्ड किया, मतलब आपने कंपनी में एक शेयर जितने अपने पैसे लगा के रखे हैं, तो आप कंपनी के ओनर हुए, लेकिन किस हिसाब से, फ्रैक्शनल ओनर हुए। आपका 1 लाख में से एक शेयर है तो आपकी ओनरशिप क्या हो जाएगी, 1 ओनरशिप हो जाएगी अमंग 1 लाख। तो ये ओनरशिप एब्सोल्यूट है या फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल है। तो शेयर को हम क्या बोल सकते हैं कि कंपनी में आपकी फ्रैक्शनल ओनरशिप। अब इसका मतलब शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। ये शेयर का क्या मतलब है, डिवीजन, कि ये कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट, उसको हम बोलते हैं शेयर। यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग शेयर्स बाय और सेल कोई करता है, बाइंग और सेलिंग, ओके। बाइंग और सेलिंग अपने कहाँ पे करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, करेक्ट। तो पहला अपना हो गया सिक्योरिटीज अपन ने देख लिया, शेयर्स अपन ने देख लिया। नाउ कमिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। कौन कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज हैं, कमेंट। आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में डिफरेंट टाइप की कंपनीज पढ़ी होगी। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी से। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, अभी तो ईटी देके आए हो ना तुम लोग,
गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। क्या पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है? नहीं, प्राइवेट पब्लिक के बाइफर्केशन इंटरफेरेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। दूसरा, जो कि कंपनी ने जिन लोगों को शेयर्स इशू किए हैं उनकी ट्रांसफरेबिलिटी होती है, लेकिन किस टाइप की है? रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी है। देयर इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ द शेयर। अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो आप किसी को ट्रांसफर कर तो सकते हो, लेकिन काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो सेकंड है रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर ट्रांसफर। अब तीसरा डिफरेंशिएशन है कि पब्लिक कंपनी है वो ना पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो ये तीन ना डिफरेंशिएशन है। अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये तीन पॉइंट है, ये तीन टाइप के क्लॉजेस हैं, तो आपकी कंपनी हो जाएगी प्राइवेट कंपनी। क्लॉजेस कौन कौन से? पहला, हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। दूसरा, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। तीसरा क्या था कि आप पब्लिक, जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जैसे आप लोग लिखते हो ना बीकॉम में, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी? ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। तो पब्लिक कंपनी मतलब इनके एओए या एमओए में ये तीन रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, तो इस टाइप की कंपनी हो जाएगी पब्लिक कंपनी। ये बाइफर्केशन आप लोगों के लिए कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ोगे तब इंपॉर्टेंट होगा। जब हम अपना कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा दैट वुड बी लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। ओके, लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब होता है? हाँ, ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज हमारे स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है उसको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। और स्टॉक एक्सचेंज, अब इससे एक और वर्ड सामने आता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? ओके, और कुछ? स्टॉक एक्सचेंज देखो, स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म है ना, देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म इतना ट्रेंड में क्यों आया? पहले तो लोग फिजिकल सेलिंग और बाइंग करते थे, तो पहले ना शेयर्स की भी बाइंग और सेलिंग फिजिकली होती थी कि आपको शेयर्स बाय करने हैं तो आप कंपनी से फिजिकली शेयर खरीद लो, फिजिकली शेयर सेल कर लो। फिर दिक्कत ये आई कि बहुत सारे लोग हैं और कंपनी इतने सारे लोगों को अलग अलग हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो उसी से अपना कॉन्सेप्ट आया स्टॉक एक्सचेंज का। जैसे कि मान लो अभी आपको कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन पे सेलर्स रजिस्टर क्यों होते हैं? आज अमेजोन पे सेलर्स जिनको गुड सेल करने होते हैं वो अमेजोन पे रजिस्टर्ड क्यों होते हैं? प्रोडक्ट सेल करने के लिए। लेकिन क्यों? मतलब प्रोडक्ट तो सेल किया तो उनके बेनिफिट्स क्या है रजिस्ट्रेशन के? हाँ, रेंज ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। इसीलिए कोई भी कंपनी जिनको ज़्यादा लोगों को कैटर करना होता है वो लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करती हैं, और वो सिक्योरिटी किसके लिए लिस्ट करती है? कि जिस पर्सन को भी खरीदने हैं वो सिक्योरिटीज वो वहाँ से खरीद सके सारी सिक्योरिटी। तो स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजोन हो गया, OLX हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। उसी टाइम से सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज एक टाइप का मैकेनिज्म है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। किसके लिए? बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग विद सिक्योरिटीज।
ऐसी कंपनी जो कि अपनी डीलिंग स्टॉक मार्केट पे करती है और अपनी सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। अब क्या सारी की सारी पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होती हैं? क्या सारी की सारी प्राइवेट कंपनी लिस्टेड होती हैं? ओके, अगर आप लोगों का मिथ है कि सारी की सारी, क्या सारी पब्लिक कंपनी लिस्टेड होगी? तो वो लिस्ट हो सकती हैं, ऐसा? ओके, नहीं, ऐसा दैट इज जस्ट द मिथ। यहाँ पे सारे की सारे पब्लिक कंपनी ज़रूरी नहीं है कि लिस्टेड हो। जैसे कि अभी आप लोग बोट का आईपीओ आने वाला है, आप लोगों को पता है? आया नहीं है अभी, बट वो वाली कंपनी, अब काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है। देखो, पब्लिक कंपनी का क्या मतलब होता है? ऐसी कंपनी जो जिनके मेंबर्स कोई भी पर्सन बन सके। तो पब्लिक कंपनी अगर 1-on-1 लोगों को शेयर्स दे रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लिस्टेड हो। लिस्टेड का मतलब क्या है कि वो ट्रेडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो। आपका एक होमवर्क है, आप लोगों को फाइंड आउट करनी है ऐसी 4 पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है। देखो, पब्लिक कंपनी का पब्लिक और प्राइवेट में मेन फर्क यही है कि प्राइवेट के मेंबर्स लिमिटेड होते हैं 200 और पब्लिक के मेंबर्स कितने होते हैं? कोई भी मेंबर्स हो सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर पब्लिक कंपनी 1-on-1 सबको शेयर दे रही है, उनका काम मैनेज हो रहा है, तो उनको लिस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। लिस्टिंग से सिर्फ ट्रांसफरेबिलिटी और स्मूथ हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो। बिना लिस्ट हुए भी आप पब्लिक को शेयर्स अलॉट कर सकते हो। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप पब्लिक को शेयर तभी अलॉट कर सकते हो जब आप लिस्ट हो गए। क्या प्राइवेट कंपनीज लिस्ट होती हैं? देखो, अगर आप लिस्टेड हुए, आपने कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट की, मान लो शेयर्स लिस्ट की है, तो इसका मतलब क्या है? शेयर्स में ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाएगी। किसी को भी खरीदना है, बेचना है, वो बेच सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है ना ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे, तो कोई भी तो खरीद नहीं सकता। तो प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बहुत रेयर केस में लिस्ट हो सकती है। तो हम मान सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी रेयर केस में लिस्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिस्ट ही नहीं होती। तो अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि सारी की सारी पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होती और सारी की सारी प्राइवेट कंपनी ऐसी नहीं है कि वो अनलिस्टेड है। प्राइवेट कंपनी भी कुछ अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस लिस्ट हो सकती है। अब इस सब्जेक्ट का नेम क्या है? CMSL, फुल फॉर्म कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट किसके लिए है? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की ट्रांसफरेबिलिटी। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब लॉन्ग टर्म का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? 1 साल से ज़्यादा। तो कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसकी बाइंग, सेलिंग और डीलिंग लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो रही है और वो जिस मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। अब कैपिटल मार्केट के अंदर ही हमारा स्टॉक एक्सचेंज आता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बाइंग, सेलिंग और डीलिंग के लिए हेल्प करता है। तो कैपिटल मार्केट इज अ होल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर अब 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्राइमरी मार्केट होता है और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? न्यूली इशूड और सेकेंडरी ओके। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको मान लो कार लेनी है एंड कार वो थार। अब आपको थार लेनी है कार। आप डायरेक्टली ना जा रहे हो शोरूम में, मैन्युफैक्चरर को पैसे दे रहे हो, तब आप कार ले रहे हो। तो यहाँ पे पैसे किसको गए? जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी उसको पैसे गए। तो यही होता है अपना प्राइमरी मार्केट कि कंपनी अगर सिक्योरिटीज इशू कर रही है, आप सिक्योरिटी खरीद रहे हो और पैसे किसको जा रहे हैं? डायरेक्ट कंपनी को जा रहे हैं। तो दैट इज प्राइमरी मार्केट। अब वही मान लो थार आप सेकेंड हैंड ले रहे हो, तो क्या यहाँ पे कंपनी को पैसे गए?
गए? नहीं, यहाँ पे तो जो उसका प्रीवियस ओनर था उसको पैसे गए। तो यही काम होता है अपना सेकेंडरी मार्केट में कि आप सिक्योरिटी खरीदते हो या बेचते हो, लेकिन किसके बीच में होता है ट्रांजेक्शन? दो पर्सन्स के बीच में होता है, वहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। तो प्राइमरी मार्केट में आपने वर्ड सुना होगा IPO एंड FPO। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। FPO क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या फिर हम बोल सकते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। IPO में क्या होता है? जब भी कंपनी को लिस्ट होना होता है ना स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको पब्लिक को जब सिक्योरिटी ऑफर करते हैं, किस पर्पस के लिए? टू गेट लिस्टेड, ऑफरिंग सिक्योरिटी for first time to get listed। अब इसको हम एक चीज़ से समझते हैं। मान लो यहाँ पे अपनी कंपनी है, जैसे बोट है। अब क्या बोट एक कंपनी है, बोट ने क्या अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किए होंगे या नहीं? अगर कंपनी है तो शेयर्स इशू किए होंगे। अब जब बोट IPO लेके आ रही है तो भी वो शेयर्स इशू करेगी या नहीं? करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? बोट ने ऑलरेडी लोगों को शेयर्स इशू करके रखे हुए हैं। तो अब जब बोट क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाह रहा है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे जब पहली बार शेयर इशू करता है तो उसको हम बोलते हैं IPO। क्या उसका ये लाइफ का पहला इशू है? उसने शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में इशू किए हुए या नहीं किए हुए? किए हुए हैं। तो IPO आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। IPO का ये मतलब नहीं होता कि लाइफ का पहला इशू है उस कंपनी का। IPO का मतलब है आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए जा रहे हो, उसके लिए आप पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हो, उसको हम IPO बोलते हैं। अदरवाइज तो बोर्ड ने पहले भी पब्लिक को शेयर दिए थे, इधर भी दिए थे, इधर भी दिए थे। तो लेकिन जब IPO हुआ तो उसने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए। ये चीज समझ आई अपने को। अब IPO हो गया, IPO के बाद कंपनी क्या हो जाती है? उसको हम बोल देते हैं कंपनी लिस्टेड कंपनी है। अब जब लिस्टेड कंपनी है वो बाद में स्टॉक एक्सचेंज पे और नए शेयर्स लेके आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? FPO, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। ये हमारा IPO था एंड ये फर्दर पब्लिक ऑफर, इसमें कोई काउंटिंग नहीं होती। IPO के बाद आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हो, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, टिल nth नंबर ऑफ टाइम, उसी सब चीजों को हम बोलते हैं FPO। इन तीनों केसेस में पैसा किसके पास जा रहा है? डायरेक्ट कंपनी के पास जा रहा है। जैसे कि हमने थार खरीदी थी, मैन्युफैक्चरर से खरीदी थी, तो ये दोनों IPO और FPO के केस किस में हो जाएंगे? प्राइमरी मार्केट में केस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि पैसा डायरेक्टली अपनी कंपनी के पास जा रहा है। यही सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो हम स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है हमारा? बेसिकली एक मैकेनिज्म है। स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी शेयर्स, और हम शेयर्स की अभी बात कर रहे हैं, बाकी सारी सिक्योरिटीज की भी बात करेंगे, बट मेजर हम शेयर्स को लेके एज एन एग्जांपल समझते हैं। अब कंपनी मान लो स्टॉक एक्सचेंज है। जनरली IPO और FPO ऐसे रेगुलर एक्टिविटी है या कंपनी के लिए काफ़ी रेयर एक्टिविटीज़ है? मतलब IPO FPO आते रहते हैं, लेकिन आज एक कंपनी के लिए IPO आना बहुत बड़ी बात है और वो रेयर एक्टिविटी है। IPO और FPO कंपनीज क्या होती है? काफ़ी सारे सालों में एक बार, दो या तीन बार FPOs लेके आती हैं, तो ये कंपनी के लिए रेयर एक्टिविटी है। बाकी स्टॉक मार्केट में IPO FPO भी आते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट होता है। डेली बेसिस पे क्या होता है? जिनके पास सिक्योरिटी है हम उनसे खरीदते हैं, या फिर अपने को बेचनी है तो हम कंपनी को बेचते हैं, दूसरे लोगों को बेचते हैं। दूसरे लोगों को, सपोज आपके पास आज रिलायंस के शेयर्स है, मान लो 1000 रिलायंस के शेयर्स है, आपको 500 रिलायंस के शेयर्स सेल करने हैं। आप क्या कंपनी को डायरेक्टली जाके सेल करोगे या फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे? जिसको खरीदना है दूसरा पर्सन वो खरीदेगा। ऑर्डर प्लेस करोगे और सामने हमारा ऑर्डर मैच होगा, जिसको खरीदने हैं शेयर्स वो उस प्राइस पे खरीद लेगा। तो ज़्यादातर ना हमारा स्टॉक मार्केट पे सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजेक्शन होते हैं। सेकेंडरी मार्केट का क्या मतलब है? दो इंडिविजुअल्स या दो लोगों के बीच में बाइंग और सेलिंग हो रही है, जहां पे अपनी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे, एक बार हम वापस देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, ये अपने मॉड्यूल 1 में कितने सब्जेक्ट्स हैं?
तीन सब्जेक्ट है, एक तो अपना CMSL है और एक टैक्सेशन है और तीसरा है ECIPL। ओके, CMSL का बाइफर्केशन कैसा है? फुल फॉर्म पहले कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। कैपिटल मार्केट का अपना बाइफर्केशन है 7 चैप्टर 40 मार्क्स। सिक्योरिटीज लॉ का आपका बाइफर्केशन है 11 चैप्टर 60 मार्क्स। ओके, ये अपना पूरा हो गया। नेक्स्ट आता है हम सिक्योरिटीज लॉ के बारे में। सबसे पहले हमने देखा सिक्योरिटीज क्या होती है। सिक्योरिटीज क्या होते हैं? कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे राइट्स या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है फाइनेंशियल मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज। फिर हमने देखा नेक्स्ट वर्ड शेयर्स की मीनिंग। शेयर की पहले डेफिनेशन क्या है? शेयर इज अ शेयर, और यहाँ पे इस शेयर सेकंड शेयर का मतलब पार्ट। शेयर इज अ पार्ट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर आप कोई भी कंपनी का एक भी शेयर होल्ड करके बैठे हो, मतलब आप उस कंपनी के फ्रैक्शनल ओनर हो, उस शेयर की क्वांटिटी जितने आपने कंपनी को पैसे दिए उसके आप ओनर हो, उतने पैसों के उस कंपनी में लगाए हुए हैं आपके पैसे। फिर हमने देखा था कि शेयर्स कंप्लीट हो गया। फिर हमने देखा था कि ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट। फिर हम आए थे टाइप ऑफ कंपनी पे। टाइप ऑफ कंपनी, दो टाइप की कंपनी हमने देखी थी। पहला देखा था पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में MOA और AOA में 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस? पहला मेंबरशिप पे रिस्ट्रिक्शन कि आपकी मेंबरशिप मैक्स टू मैक्स 200 होगी। दूसरा किस पे रिस्ट्रिक्शन? हाँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब वहां पे देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस फॉलो करने के बाद होंगे। और तीसरा क्या था? हाँ, आप पब्लिक डिपॉजिट के लिए इन्विटेशन नहीं दे सकते। तो आप ऐसे याद रख सकते हो SIM, अगर आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म अक्रोनिम बनाना है। S क्या है? शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे अपना रिस्ट्रिक्शन है। M फॉर मेंबर पे अपना रिस्ट्रिक्शन है। I फॉर इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर डिपॉजिट। इन तीनों चीज़ों पे हमारे रिस्ट्रिक्शंस है। अब इसी का अपोजिट हो जाता है पब्लिक कंपनी। ऐसी कंपनी जो कि अपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिनके अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं, कोई भी और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर जो हमारे लिए सिक्योरिटी मार्केट या इस सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दोज आर लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब है? ऐसी कंपनी जिन्होंने अपनी सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करके रखी है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके रखी है। सिक्योरिटी में कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। अगर मान लो कोई कंपनी है उसने सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर लिस्ट करके रखे है, फिर भी हम उसको लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। कोई कंपनी है जिसने अपने शेयर्स लिस्ट करके रखे हैं, तब भी हम उसको लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। क्योंकि लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसने अपनी सिक्योरिटी लिस्ट करके रखी है। और सिक्योरिटी में तो सब कुछ आता है ना, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं अपनी सिक्योरिटी में। अब उससे हम आए थे स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा मैकेनिज्म या प्लेटफॉर्म जो कि सिक्योरिटीज की बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग या बाइंग, सेलिंग या डीलिंग को फैसिलिटेट करता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। देखो, NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम NSE और BSE का इतना ज़्यादा नाम क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये दोनों ना फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे आज अपने अगर सूरत में कैब्स के ऑप्शन में या फिर अपना ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन मोड में अपने पास क्या क्या अवेलेबल है? ओला है, उबर है, रैपिडो है, और सूरत का लोकल क्या है? जुगनू, सुना है? तो जुगनू क्या है? सूरत का लोकल है। तो आप लोगों ने, अब जब हम नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, अपना ज़्यादा फेमस क्या है? ओला, उबर, ये सारा चीज़ें ज़्यादा फेमस है। ये फेमस क्यों है?
क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स रिपीटेड है इनके पास, इसीलिए यहाँ पे अपने बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे NSE है, BSE है, इवन कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है, बैंगलोर है, ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो अपने NSE और BSE है, जहाँ पे लोग ज़्यादा खरीदते और बेचते हैं सिक्योरिटीज़ को, वो NSE और BSE है, इसीलिए NSE और BSE को हम जानते हैं। तो कभी भी ऐसा मत बोलना कि वो अपने सिर्फ और सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज है, 2 तो मोस्ट फेमस है एंड देयर आर काफ़ी सारे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसा नंबर्स क्या होता है घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन ना सेबी प्रोवाइड करता है। तो कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको स्टॉक एक्सचेंज बनना है और उसको सेबी ने रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दिया तो वो क्या हो जाते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अपने बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो मोस्ट फेमस है अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिंग वॉल्यूम वो है अपने NSEs एंड BSE। ओके, नेक्स्ट हमने उसके बाद क्या देखा था, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए जो भी फाइनेंशियल मार्केट है उसको हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट्स थे, कौन कौन से, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का क्या मतलब है, ऐसा कोई भी मार्केट जहां पे शेयर्स या सिक्योरिटी इशू कौन कर रहा है, डायरेक्टली कंपनी इशू कर रही है और फंड्स या पैसे भी कंपनी को जा रहे हैं, और उसी का अपोजिट है सेकेंडरी मार्केट जहां पे शेयर्स और सिक्योरिटीज की ट्रांसफर या डीलिंग 2 लोगों के बीच में हो रही है और कंपनी के पास पैसे नहीं जा रहे, कंपनी इन्वॉल्व नहीं है वहां पे। ओके, स्टॉक मार्केट का अपने को टाइमिंग पता है कितने बजे खुलता है, ओके 3:30। देखो स्टॉक मार्केट का ना जो स्टार्टिंग टाइम है वो 9 बजे से लेके 3 बजे है, लेकिन अपने 9:15 क्यों देखते हैं, क्योंकि वहाँ से फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले ना अपना जो स्टॉक मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन होता है उसको हम बोलते हैं, वो 9 से लेके 9:15 है। मतलब स्टॉक मार्केट वर्क करना शुरू होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्क करता है, फुल फ्लेजेड तो 9:15 से ही वर्क करना शुरू करता है। क्या हुआ, ओके ये ना अभी रिलायंस का जो करंट शेयर प्राइस है दैट इज 1493। अब इनमें जो अलग अलग चीज़ें हैं उसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 1493 शेयर प्राइस है। अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आज रिलायंस का शेयर प्राइस डाउन है। सबसे पहले अब इसका मतलब क्या है, जो कल का शेयर प्राइस था ना उससे 2.20 रुपीज़ आज डाउन चल रहा है रिलायंस का प्राइस, और हम उसको परसेंटेज में निकालते हैं तो 0.15% डाउन है। और ये जो रिलायंस का ये जो शेयर प्राइस है ना ये हर सेकंड फ्लक्चुएट होते हैं। इधर तो अपने इतने नोटिसेबल नहीं है क्योंकि अपना सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, बाकी हर एवरी सेकंड शेयर के प्राइस फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट किसकी वजह से होते हैं, बाइंग और सेलिंग, डिमांड और सप्लाई की वजह से अपने शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे अपना कितना था अभी 20 था 0.20 और अभी 93.60 है। पहले यहाँ पे कितना था 2 पॉइंट समथिंग था माइनस में। हाँ अरे वाह बॉयज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे ना अपने ट्रेंड्स और पैटर्न्स भी आते हैं। जैसे 5 दिनों में लास्ट के 5 डेज में जो पैटर्न था शेयर प्राइस का वो किस टाइप से पैटर्न था, तो ये जैसे ट्यूसडे है तो अपने 8 जुलाई में 1539 था, उससे करते करते पैटर्न फिर प्राइस गिरा और लास्ट थर्सडे को प्राइस था 1509, 39 से 9 आ गया और अभी चल रहा है 1497। तो जो लास्ट डे का प्राइस होता है ना क्लोजिंग प्राइस उसको हम देखते हैं और उसी से ये डाउन ट्रेंड शो करता है। जैसे अभी हम अगर 1 डे का प्राइस देखें तो कल का जो भी एंडिंग या जो क्लोजिंग प्राइस था उस प्राइस में से अपने 1.70 रुपीज़ माइनस करें तो आज का प्राइस आ रहा है।
ओके, रिलायंस का आपने प्राइस देख लिया एक बार 1493 समथिंग करके। सबसे महंगा शेयर अभी कौन सा है? MRF। MRF शेयर प्राइस 1,48,390 रुपीज़ का एक शेयर है, सिंगल शेयर है। अपने रिलायंस तो फिर भी एक शेयर लेने का सोच सकते हैं। इसकी ओनरशिप लेना चाहोगे फ्रैक्शनल? नहीं मैम, अभी तो हमारी पॉकेट से बाहर है इसकी फ्रैक्शनल ओनरशिप, बट एक दिन ज़रूर लेंगे, वैसा वाला सीन है। तो अभी हमने 2 शेयर प्राइसेस देखे, अब हम एक तीसरा शेयर प्राइस देखते हैं जो गिरा हुआ है बहुत ज़्यादा। हाँ, वोडाफोन। ओके, वोडाफोन की जब हम टाइमलाइन देखते हैं, आज का प्राइस कितना है? 7.58 आज का प्राइस है, और यही 2015 में कितना प्राइस था? 118 था प्राइस। तो ये वोडाफोन वाला शेयर प्राइस। अब ओके, 3 शेयर्स हमने देखे, तो आपके हिसाब से कौन सी कंपनी ज़्यादा बड़ी होगी? रिलायंस बड़ा होगा, वोडाफोन बड़ा होगा, या फिर अपना MRF बड़ा होगा? MRF। किस बेसिस पे फाइंड आउट किया? शेयर प्राइस के बेसिस पे आपने फाइंड आउट किया। ओके, हम ना कभी भी शेयर प्राइस के बेसिस पे ना कंपनी का साइज फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आप कंपनी का साइज किसके बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हो? उसके लिए ना एक वर्ड आता है, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं और उन शेयर की आज की मार्केट प्राइस क्या है, उसके बेसिस पे हम कंपनी का साइज पता कर सकते हैं। MRF का शेयर 1,48,000 है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी छोटी है, हो सकता है कि MRF ने मान लो सिर्फ और सिर्फ 1000 शेयर्स इशू करके रखे हैं 1,48,000 के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये, और हो सकता है रिलायंस का शेयर प्राइस हमारा कितना था? समवेयर 1400 हम मान लेते हैं। ये हाँ एग्जैक्टली, अब वो शेयर प्राइस था, और हो सकता है रिलायंस ने यहाँ पे 10 लाख शेयर इशू करके रखे हो। तो हम ना कंपनी की साइज फाइंड आउट नहीं कर सकते शेयर प्राइस के बेसिस पे, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए और उनकी आज की जो भी मार्केट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करो मार्केट प्राइस, तो आता है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम देख लेते हैं तीनों कंपनी में हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका है। वही कंपनी अपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट कंपनी मानी जाएगी तीनों में। सबसे पहले अपने देखते हैं MRF का मार्केट कैपिटल। देखो, हम मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिविजुअली भी निकाल सकते थे, नंबर ऑफ शेयर इशूड, और हमारे पास मार्केट प्राइस भी है, बट नंबर ऑफ शेयर इशू के लिए हमें उनकी बैलेंस शीट तक जाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली गूगल से पूछ सकते हैं कि ठीक है मार्केट कैपिटलाइजेशन किस में, वही यहाँ पे भी आ जाएगा अपना। मार्केट कैप ये रहा 629.30 बिलियन। हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन करेक्ट यहाँ पे। ओके, मार्केट कैप, एक मिनट, कहाँ पे? 629 वाला, ये वाला? यही है। हाँ, ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका मतलब क्या है? मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो ये एक बार नोट डाउन करना, मतलब माइंड में, ठीक है। 629.30 बिलियन। अब हम यही देखते हैं यहाँ पे रिलायंस का मार्केट कैप। ओके, वेट, मैंने कुछ और किया है, माय बैड।
ओके, रिलायंस का मार्केट कैप, हाँ, ट्रिलियन। अपने शेयर के प्राइस कम है इधर, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका है? अपना एमआरएफ का बिलियन में है और रिलायंस का ट्रिलियन में मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कभी भी हम कंपनी को जज करते हैं उसके शेयर प्राइस पे जज नहीं कर सकते कि वो बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी। डिपेंडिंग अपॉन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन फिर हम जज कर सकते हैं उस कंपनी को। प्राइमरी सेकेंडरी ओके, सबसे पहले ना ये जो हमारा आज हम जो स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं एनएससी और बीएससी, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इनकी हिस्ट्री क्या रही है ओरिजिनली? सबसे पहले ना स्टार्टिंग में जब भी कंपनी बनी थी, ये 1950s की बात है, कंपनीज बनी थी तो उनकी ना जो भी शेयर्स की ट्रेडिंग या डीलिंग होती थी वहाँ पे ना कंपनी 1-on-1 करती थी। जिसको भी शेयर्स खरीदने थे कंपनी के पास जा सकते थे, फिर कंपनी उनको शेयर्स डायरेक्टली दे देती थी। अब यही काम क्या हुआ, जैसे कि मान लो आज आपको फ्लैट लेना है, आप फ्लैट लेने के लिए आपको घर खरीदना है या फिर रेंटल पे लेना है, आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? डायरेक्ट ओनर के पास आप कांटेक्ट कर लोगे या देयर नीड टू बी अ मिडिलमैन। तो अगर मान लो आपको फ्लैट लेना है तो देयर नीड टू बी अ मिडिलमैन, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोकर। अब ब्रोकर, यहाँ पे ब्रोकर एक मिडिलमैन है, तो जिनको जिनको फ्लैट सेल करना है वो भी क्या ब्रोकर के पास आएंगे या नहीं? वो भी आएंगे और अपनी डिमांड बताएंगे कि ठीक है हमें इस टाइप का फ्लैट सेल करना है, हमें ये प्राइस चाहिए फ्लैट सेल करने के लिए, और जिनको भी खरीदना है वो भी ब्रोकर के पास आएंगे। तो कंपनी में धीरे धीरे ये सिस्टम स्टार्ट हो गया कि काफ़ी सारे लोग इंडिविजुअल ब्रोकर बन गए। तो क्या हुआ कि अगर आपको शेयर्स कंपनी के खरीदने थे या बेचने थे तब आप डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं जा रहे थे, अब ब्रोकर के पास जा रहे थे। तो ब्रोकर के पास कंपनी की इंफॉर्मेशन होती थी, कंपनी ब्रोकर को बता के रखती थी कि हमें कितने शेयर्स खरीदने हैं, कितने शेयर्स बेचने हैं। ये काम ना इंडिविजुअल लेवल पे होने लगा और ग्रुप लेवल पे होने लगा कि 4-5 लोग मिलके ब्रोकर्स बन गए। और ये जो सत्यम स्कैम हुआ है ये इसी टाइम का स्कैम है, वहां पे ना कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नहीं था। तो हुआ क्या, काफी सारे ब्रोकर्स ने मिलके ही बाइंग और सेलिंग शुरू कर दिया। ये गेम इतना बढ़ता गया कि 1960s के टाइम में गवर्नमेंट को भी डर लगने लगा कि ये सारे के सारे इंडिविजुअल अगर ब्रोकर बन जाएंगे तो सारी की सारी पावर इनके हाथ में हो जाएगी, हम इनको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे एक एक्ट लेके आई, 1956 का एक्ट है स्क्रा एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। अब इस एक्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला जिसको भी ये ब्रोकिंग का काम करना है वो अपने मन से नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी ब्रोकिंग का काम करने के लिए। तो जो इंडिविजुअल ब्रोकर थे उनको अब गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ी और उनको प्रॉपर कंपनी फॉर्म करके ब्रोकिंग करनी पड़ी। तो जो आप एनएससी और बीएससी देख रहे हो ये क्या है, कंपनीज है। और किस टाइप की कंपनी है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो एनएससी और बीएससी ब्रोकिंग का काम नहीं कर रहे क्या, कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं, आपको जाके खरीदना है तो खरीदो, बेचना है तो बेचो। तो यही सारे ब्रोकर जब रजिस्टर्ड हो गए स्क्रा एक्ट में तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और उसी का 2 एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, दोज आर मोस्ट पॉपुलर वन, दैट इज एनएससी एंड बीएससी। अब हम पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का इकोसिस्टम समझेंगे कि हम शेयर्स या सिक्योरिटी खरीदते हैं तो आगे कैसे कैसे ट्रांजेक्शंस होते हैं और क्या क्या ट्रांजेक्शंस होता है। ओके, स्टार्टिंग विद व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है?
ओके, जैसे हमने सुना है कि गूगल ने अपना इकोसिस्टम क्रिएट करके रखा है, एप्पल ने इकोसिस्टम क्रिएट करके रखा है। आज आपके पास एप्पल का फ़ोन है और आपको अगर फोटोज़ या कुछ भी ट्रांसफ़र करना होता है तो आईपैड के थ्रू अगर ट्रांसफ़र करते हो तो कितना स्विफ्टली ट्रांसफ़र हो जाता है एप्पल का ही पैड। तो दैट इज़ इकोसिस्टम कि एप्पल ने खुद की दुनिया क्रिएट करके रखी है। उन्हीं के साथ एप्पल के एयरपॉड्स जो कि एप्पल के फ़ोन के साथ ही कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत स्मूथली फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज़ इकोसिस्टम कि वो ना सारे की सारी चेन है कि आपने फ़ोन लिया तो अब आपको कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस पसंद नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर एप्पल पॉड्स। फिर वो समझ आया, फिर आपको अगर आईपैड लेना है, आपको अगर कोई भी डेस्कटॉप लेना है, आपको एप्पल के अलावा कोई दूसरा समझ नहीं आएगा। तो ये पूरी की पूरी ना एक चेन है। तो दैट इज इकोसिस्टम। अब स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड इकोसिस्टम क्या कैसे वर्क करता है, सपोज यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज आरएससी। आरएससी का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिसको स्क्रा एक्ट में वर्क करने की परमिशन मिल गई है। तो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज ना अपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि बिना रिकॉग्निशन के आज के डेट में आप ब्रोकिंग का काम ही नहीं कर सकते, स्टॉक एक्सचेंज जैसे फंक्शन कर ही नहीं सकते। अब आरएससी पे सबसे पहले क्या होंगी, ऐसी कंपनी जिनको शेयर होल्डर्स को शेयर्स प्रोवाइड करने हैं या लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, वो आरएससी पे क्या हो जाएंगे, लिस्टेड हो जाएंगे। आरएससी पे अपनी सिक्योरिटी लिस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले कंपनी होगी अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करेगी आरएससी पे। अब सपोज आपको ना यहाँ पे कौन सा एमआरएफ का शेयर लेना है। अगर आपको एमआरएफ का इधर शेयर लेना है तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए एमआरएफ का शेयर लेने के लिए। आज सारे के सारे शेयर्स ना डीमैट फॉर्म में है। डीमैट फॉर्म का क्या मतलब है, हाँ, डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में है। पहले हमारे शेयर्स कैसे थे, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स थे। वो हम कल समझेंगे कि फिजिकल से डीमैट कैसे बना, लेकिन अभी इतना समझो कि आज अपने सारे के सारे शेयर डिजिटलाइज्ड फॉर्म में है, डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में है, पेपरलेस शेयर्स है। तो अगर अपने को यहाँ पे शेयर खरीदना है एमआरएफ का तो 3 रिक्वायरमेंट है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक में उतने पैसे भी होने चाहिए जितने का हम एमआरएफ का शेयर खरीद सके। दूसरी रिक्वायरमेंट, आप यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के अकाउंट होने चाहिए। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, दूसरा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा डीमैट अकाउंट। अब हम एक एक करके समझते हैं डीमैट कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो एक प्लेटफॉर्म है। आप इंडिविजुअली जाओगे स्टॉक एक्सचेंज पे तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। तो आप सबसे पहले जाओगे ब्रोकर के पास। ब्रोकर आपको अकाउंट क्रिएट करके देगा। अब ब्रोकर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, जेरोदा सुना होगा, क्रो सुना होगा, एंजल वन सुना होगा। ये सारे क्या हैं, ब्रोकर्स हैं जो आपको अकाउंट क्रिएट करके देते हैं। फिर आप बाइंग और सेलिंग खुद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग अगर बोल रहे हो कि मैं खुद करता हूँ, ब्रोकर कुछ भी नहीं करता, तो ब्रोकर तो आपको अकाउंट क्रिएट करके दे रहा है ना। अगर आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो तो एंजल वन का प्लेटफॉर्म यूज करके कर रहे हो, तो वहाँ पे ब्रोकर आपका एक अकाउंट क्रिएट करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। और ये जो अकाउंट क्रिएट होता है ये प्लेटफॉर्म पे, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंट किसके लिए होता है, आप स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर प्लेस करोगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट किसके लिए क्रिएट हुआ, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट हुआ। अब दूसरा, अब अगर मान लो आपके पास एमआरएफ का शेयर आ जाए तो आप शेयर रखोगे कहाँ पे, तो उसके लिए ना हमारे पास डीमैट अकाउंट होता है। तो नेक्स्ट अकाउंट हमें जो क्रिएट करना पड़ेगा दैट वुड बी डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप दूसरे पर्सन के पास जाओगे, उसको हम बोलते हैं डीपी या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मेन काम होता है आपके लिए डीमैट अकाउंट खोल के देना। डीमैट अकाउंट ना अपने बैंक अकाउंट जैसा ही है जहाँ पे हम पैसे रख सकते हैं। यहाँ पे क्या रखते हैं, सिक्योरिटीज रखते हैं, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड रखते हैं। अब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ये भी यहाँ पे एजेंट है, मिडिलमैन है। आपका डीमैट अकाउंट जो खुलेगा वो खुलेगा डिपॉजिटरी के पास।
अब सबसे पहले हम समझते हैं डिपॉजिटरी क्या है। डिपॉजिटरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारी की सारी सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में स्टोर होती है। डिपॉजिटरी आपने वर्ड सुना होगा, दो चीज़ें, CDSL एंड NSDL। सबसे पहले फुल फॉर्म NSDL का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL का क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल डिपॉजिटरी, वाह कॉपी पेस्ट नहीं है, सर्विसेज लिमिटेड है इधर। तो अपना NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अगर वर्ड एंड में लिमिटेड लगा है तो ये क्या है? दोनों कंपनीज हैं। अगर ये दोनों कंपनी है, इनका मेन काम क्या होता है कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए, सारे लोगों के लिए इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करके देना। यही सारे डीपीज अपनी सिक्योरिटी को डीमैट फॉर्म में करते हैं, कंपनी की सिक्योरिटी को। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हुआ, इसको अकाउंट खोलना है, खुद नहीं खोल सकता, ये डीपी के पास जाएगा, आपकी डिटेल देगा, डीपी ऑथराइज करेगा, तब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका डीमैट अकाउंट ओपन करेगा। हम इस चीज़ को बार बार देखेंगे 2-3 दिन, जब तक आपके माइंड में ये इकोसिस्टम फिट नहीं हो जाता। स्टार्ट करते हैं हम शुरू से। सबसे पहले क्या था? अपना स्टॉक एक्सचेंज था। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाइंग सेलिंग के लिए। अब उस प्लेटफॉर्म पे जैसे कि अमेजॉन है, अमेजॉन तो प्लेटफॉर्म हो गया। सबसे पहले क्या हुआ? सेलर रजिस्टर हुआ। यहाँ पे सेलर कौन है? हमारी कंपनी है। कंपनी रजिस्टर की जगह लिस्ट हो गई यहाँ पे सिक्योरिटीज देने के लिए। अब हमें खरीदनी है सिक्योरिटी, तो हमें अगर सिक्योरिटी खरीदनी है, 3 रिक्वेस्ट साइट है। हमारे पास ना बैंक अकाउंट होना चाहिए, ओके हमारे पास ना बैंक अकाउंट होना चाहिए, हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब ट्रेडिंग अकाउंट आप जाओगे ब्रोकर के पास खुलवाने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने के लिए होता है कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आप ऑर्डर प्लेस कर दो बाइंग और सेलिंग के लिए। फिर दूसरा अकाउंट होता है जब आप सिक्योरिटी खरीद लोगे, तो वो सिक्योरिटी होल्ड कहाँ पे होगी? वो होता है आपका डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आप खुलवाओगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ना डीमैट अकाउंट अपने आप खोल के नहीं देगा, डिपॉजिटरी से परमिशन देगा। डिपॉजिटरी अगर परमिशन दे देगी तो डीमैट अकाउंट खुलेगा। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो एंजल वन पे जाते हैं, वही हमारा डीमैट अकाउंट खोल के दे देते हैं, वही ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दे देते हैं। आपको ना अलग अलग अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। आज जो भी ब्रोकर्स हैं, जैसे एंजल वन हो गया, ज़ेरोधा हो गया, इनको पता है कि क्लाइंट को डीमैट अकाउंट ऑलरेडी चाहिए होगा, तो ये लोग ना खुद को एज अ ब्रोकर भी रजिस्टर करवा लेते हैं, एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी रजिस्टर करवा लेते हैं कि वो आपका खुद ही ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल के देंगे, डीमैट अकाउंट भी खोल के देंगे। तो प्रैक्टिकली आज की लाइफ में दोनों लोग, ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक ही पर्सन है। लेकिन हम जब समझेंगे तो इन लोगों को ना इंडिविजुअल अलग अलग लोगों की तरह समझेंगे। तो आज आप बोलोगे कि ठीक है, अपने को ग्रो में हमने अकाउंट खुलवाया तो उन्होंने हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल के दे दिया, डीमैट अकाउंट भी खोल के दे दिया, हमें तो फर्क भी पता नहीं चला, क्योंकि ग्रो खुद रजिस्टर्ड है ब्रोकर की तरह ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए, खुद ही रजिस्टर्ड है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। ओके आज हम इतना ही समझते हैं, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे कि इसके आगे के प्रोसेसेस क्या है, क्योंकि अपने को टाइम लगेगा इस सब्जेक्ट से फेमिलियर होने में, बेसिक्स को डाइजेस्ट करने के लिए।